गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है जो हमने कल लास्ट जो वीडियो मैंने ये टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म किया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बताए थे और HIV सीड्स क्या होती हैं। अब मेन बताएंगे HIV सीड्स की मेन रीज़न क्या है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में क्या कहते हैं। देखिए जो मेन क्या रीज़न था कि जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो ऑकर्ड प्राइमरी ड्यू टू मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटीज़। कहने में मकसद ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर के जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें HIV सीड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था, विच इज रेज एग्रीकल्चर यील्ड पर ईयर टू इनक्रेडिबल हाइट्स। कहने में मकसद कि जो HIV सीड्स की जो हम लोगों ने जो सोइंग किया था उस ज़माने में गवर्नमेंट ने किया था, तो उससे क्या हुआ था कि बहुत ज़बरदस्त इनक्रेडिबल ज़बरदस्त एक ऊंचाई मिली थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेज़ी से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। दीज सीड्स कैन बी यूज दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एडुकेट फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। ये सीड्स का वही जगह वहाँ पर यूज़ हुआ जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, वाटर सप्लाई अच्छी थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स दीज सीड्स नीड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इस सीड्स को बहुत ज़्यादा हमें केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरत पड़ती थी, 4 to 10 टाइम मोर फर्टिलाइज़र। ठीक है, जो ऑर्डिनरी से कहीं 4 से 10 गुना ज़्यादा देना पड़ता था टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। क्यों हो सके? क्योंकि आबादी बढ़ रही थी हमारे देश की, प्रोडक्शन कमी ना हो पाए, तो इसलिए HIV सीड्स का ध्यान दिया गया। सो टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम HIV सीड्स इंडियन फार्मर नीड टू हैव रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटी। उनको क्या चाहिए था कि उनको ज़्यादा क्या चाहिए था कि फैसिलिटी चाहिए थी इरीगेशन के लिए, अच्छा सिस्टम हो सके। नेक्स्ट क्या हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को दवा छिड़कने वाली दवा खरीद सकें। ये तमाम चीज़ें थी। ठीक है, इंडिया इकनॉमी एक्सपीरियंस टू द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टू फेज। इंडिया इकनॉमी जो वो ग्रीन रिवोल्यूशन के ज़रिए बहुत सक्सेस हुआ। दो तरीके फेज में सक्सेस हुआ था। पहला क्या था, इन द फर्स्ट फेज में क्या था, इन 60s एंड मिड 70 द यूज़ ऑफ HIV सीड्स वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन सम एफ्लुएंट स्टेट लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। वहाँ पर इन चीज़ों का सीड्स का यूज़ नहीं हो रहा था। फर्दर यूज़ ऑफ HIV सीड्स प्राइमली बेनिफिटेड वीट ग्रोइंग रीजन। तो मेन मकसद इनका कहाँ पर यूज़ होना था, मेन इनका जो था ये ऐसी जगह पर यूज़ होना जहाँ पर गेहूँ की खेत क्या है, गेहूँ जो बेल्ट वाला है एरिया है वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ करना था। नेक्स्ट क्या हमारा है, इन द सेकंड फेज क्या है, मिड 70s 80s में HIV टेक्नोलॉजी स्प्रेड लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो 1970 के आसपास तक क्या हुआ कि HIV जो HYV सीड जो थी, ठीक है, ये जो सीड्स थी तो ये जो है काफ़ी बेनिफिट हुआ HYV सीड से कि लोगों को क्या कि हर स्टेट में ही पहुंचने लगा, नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन लगा, तो ये हर जगह इसका यूज़ होने लगा। तो ये दो फेज़ में इसका था, फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में। अब इनका मेन क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या बेनिफिट था, इम्पॉर्टेंस था कि आपके इससे HYV सीड से द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जो हुआ एनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन। इंडिया बहुत ज़्यादा क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स आ गया। इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका। इंडिया किसी अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं था और ना ही किसी दूसरे नेशन पर। ठीक है, तो इंडिया के HYV सीड से क्या होगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा पहला क्या, अटेनिंग मार्केट ऑफ सरप्लस। अब इंडिया क्या गेन करने लगा ताकि मार्केट सरप्लस क्या होने लगा, इंडिया की बढ़ोतरी होने लगी। कैसे, ग्रीन रिवोल्यूशन मार्केटेबल सरप्लस रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। कि HYV सीड्स जब आया, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो इसमें जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो किसान अपने के लिए खुद का प्रोडक्शन करने के साथ साथ वो ट्रेड प्लस करने गए। ट्रेडिंग प्लस मतलब सरप्लस ट्रेड मतलब कहने मतलब यहाँ पर वो मार्केट में क्या करने लगे, बेचने भी लगे, अपने लिए जुटा भी लेते थे और मार्केट में बेच देते थे। ये फ़ायदा हुआ था। द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट
मेक्स इन डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज द सोल्ड इन मार्केट। तो इससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंसेस बहुत आने लगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि लार्ज प्रोपोर्शन में क्या होने लगा कि ये मार्केट में बिकने लगा। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ बाद में, द गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसी के साथ साथ उसी के अनुपात में जो आपका राइस हो गया चाहे वीट हो गया वो भी क्या होने लगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा और मार्केट में क्या करने लगा, फार्मर जा जाके उसको बेचने लगे। ये एक बेनिफिट था। उसके बाद क्या होगा, जब इतना प्रोडक्शन होने लगा तो लोग क्या करने लगे, बफर स्टॉक रखने लगे। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जब कोई त्रासदी आने वाली होती है उस कंडीशन में तो हमारे पास इतना अनाज है ताकि हम उसको सप्लाई कर सकें, ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट और टू प्रोक्योरिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड स्टॉक विच कैन बी यूज टाइम्स ऑफ द शॉर्टेज। जब शॉर्टेज की कमी हो जाए, जैसे आजकल क्या है, फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, आपके देखते हैं तो वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, लोगों को फसल नुकसान होती है, तो गवर्नमेंट में इतना अनाज होता है कि उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो ये तमाम किसकी वजह से होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। इसीलिए जब महात्मा गांधी, जब आज़ाद देश हमारा हुआ था तो महात्मा गांधी कहा था कि हम आज़ादी का जश्न इस तरह से ना मनाएं बल्कि एक दिन उपवास रख करके, रोज़ा रख करके हम क्या करें, आज़ादी का जश्न मनाएं, जिससे क्या होगा, हमारे एक दिन का अनाज बचेगा, बुरे वक्त में काम आएगा। तो एक सेंस यही है ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी कि आप ज़रा प्रोडक्शन कर दीजिए और बफर स्टॉक में अपने पास रखे रहिए ताकि कल को कोई शॉर्टेज आ जाए, कोई ऐसी क्लैमिटीज़ आ जाए तो ताकि उस चीज़ में उसका यूज़ हो सके। अब हमारा क्या है, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स क्या इसमें है, एट लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स was sold by the farmer in the market, ठीक है, their price decline relative to the other items of consumption। जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा और उसके बाद जब लार्ज क्वांटिटी में इसके क्या हो गया, मार्केट में पहुंचने लगा तो उसकी ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो गया, गिर गया। द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन ऑफ रिलेटिव प्राइस। अब क्या लोग ज़्यादातर क्या करने लगे, ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करने लगे, लोग तो सभी लोग एग्रीकल्चर में जाने लगे तो क्या हो गया, अदर जो रिलेटिव उसका जो गुड्स था, प्राइस था, वो क्या हो गया, डाउन होने लगा, ठीक है। तो लोगों की क्या होगी, इनकम क्या होगी, थोड़ा कम हो गई क्योंकि सभी लोग एक ही बिजनेस कूदने लगे सब लोग। रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब क्या रिस्क था, सबसे बड़ा रिस्क क्या था, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। HYV क्रॉप्स वर prone to attack by pest, so there were small farmers who adopt this technology could lose everything in a pest attack. However, this risk was considerably reduced by the service rendered by research institute established by the government. अब बहुत ज़्यादा लोग पेस्टिंग का, पेस्टिसाइड्स का भी लोग क्या कर सीड्स पर यूज़ करने लगे, तो उतनी टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं था, लोगों क्या उनको फसल बहुत सी नुकसान हो गई। तो रिसर्च सेंटर जो गवर्नमेंट रिसर्च थी, इंस्टीट्यूट थी, वो बताया कि किस तरह से कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। रिस्क ऑफ इंक्रीज इनकम इनइक्वलिटीज़, इसमें क्या हो गया कि इनकम क्या होगी, इनकम लोगों की इंक्रीज़ नहीं होने लगी, क्या होगी, इनइक्वलिटीज़ आने लगी। देयर वॉज अ रिस्क कॉस्टली इनपुट HYV सीड्स fertilizer required under green revolution will increase the disparities between the small and big farmers, ठीक है। स्मॉल और बिग फार्मर्स क्या होने लगा, एक डिस्पैरिटीज़ में आने लगी, ठीक है। ओनली ए बिग फार्मर कुड अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स, इससे बड़े जो बड़े फार्मर तो उनको अपना ही फ़ायदा होने लगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हो गए हैं। हाउएवर ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दिस फियर डिड नॉट कम ट्रू, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स ऑफ लो इंटरेस्ट रेट टू ए स्मॉल फार्मर सो डैट दे कुड हैव एक्सेस द नीडेड इनपुट्स, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कुछ फेवरेबल स्टेप लिया ताकि लोगों को डरना, जो डर है वो चीज़ ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया कि लो इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी चीज़ों को पूरा कर सकें। सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, ठीक है, और आउटपुट और स्मॉल इक्वल्ड द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म्स इन कोर्स ऑफ टाइम, ए रिजल्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर। यही कह रहा है कि इससे क्या होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से क्या होगा, बड़े फार्मर और छोटे फार्मर को भी फ़ायदा होने लगा, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सपोर्ट किया। तो ये एक चीज़ ये बेनिफिट था। अब इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिबेट ओवर द सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर। अब इस पर क्या क्या सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है।
सब्सिडी इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर मीन्स दैट फार्मर्स गेट इनपुट्स एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट को जो मार्केट प्राइस से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडी देना शुरू कर दी है एग्रीकल्चर इनपुट, जो एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं गवर्नमेंट लगा रही है, जो लोग लगाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए मैं आपको कुछ हम इंसेंटिव दे देंगे, जैसे हम लोग को एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है उसी तरह से। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन न्यू टेक्नोलॉजी वॉज लुक्ड अपॉन अ बीइंग रिस्की बाई फार्मर्स, ठीक है। जब शुरुआती दौर में क्या था कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो न्यू टेक्नोलॉजी काफ़ी लोगों को, काफ़ी फार्मर को काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी, रिस्क समझ में आ रहा था, ठीक है। सो इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव अडॉप्शन न्यू HYV सीड्स टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया कि सब्सिडी देना शुरू कर दिया कि आप कम पैसे में क्या कर सकते हो कि आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो। इससे क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या होता है, पैसे टाइम देयर वाज बीन डिबेट ओवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका क्या, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्या करना शुरू कर दिया, सब्सिडी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ताकि जो गरीब फार्मर्स थे, छोटे फार्मर्स थे, वो भी ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। अच्छा, इसमें क्या था, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि फेवर में कहा कि नहीं सब्सिडी देना चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं फेवर ये देना नहीं चाहिए। क्या क्या था इसमें, देखिए, द गवर्नमेंट शुड कॉन्टिन्यू एग्रीकल्चर सब्सिडी फार्मिंग इन इंडिया टू बी रिस्की बिजनेस, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए ताकि बिजनेस को अच्छे तरीके से हो सके। द गवर्नमेंट शुड कॉन्टिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कॉन्टिन्यू टू बी रिस्की बिजनेस, क्योंकि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर वेरी पुअर, ठीक है। उस टाइम में क्या था कि फार्मर बहुत गरीब हुआ करते थे, तो उनके पास इतना एफर्ट नहीं होता था कि इनपुट्स खरीद सके, सब्सिडी ज़रूरत था। और क्या था, एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज इनकम इक्वलिटी, अगर हम सब्सिडी हटा देंगे तो इनकम इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, असमानता हो जाएगी, गरीब अमीर बहुत ज़्यादा बिटवीन क्या हो जाएगा, अमीर और गरीब में क्या हो जाएगा, फार्मर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यही तमाम चीज़ें थी, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का क्या था, सब्सिडीज़ में क्या क्या था, इकोनॉमिक्स क्यों आगे इसमें थे, क्योंकि लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स सब्सिडी व ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन न्यू HYV टेक्नोलॉजी। सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस टेक्नोलॉजी सब्सिडी शुड फेस्ड आउट, देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड। कुछ इकोनॉमिक्स कहा कि जब आपका पर्पस काम हो गया, HYV सीड्स आ गया, नई टेक्नोलॉजीज आप प्रोडक्शन कर दिए, तो आपको दोबारा सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि अब ये सब्सिडी दूसरे सेक्टर पर लगाई, ना कि उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर टारगेट ग्रुप्स एज बेनिफिटेड टू सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी टू गेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड पर्पस फार्मर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सब्सिडी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है पुअर स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है। एज बेनिफिट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी टू गो टू फर्टिलाइज़र, ज़्यादा किस पर जाना चाहिए, फर्टिलाइज़र पर जाना चाहिए। इंडस्ट्री है जो संपन्न किसान हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा बेटर है, हर लोग के लिए सही नहीं है। तो इन्होंने उस चीज़ों का विरोध किया। देखिए लिखा है ना कि सब्सिडी डू नॉट बेनिफिटेड द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, क्यों कि डैट इज टारगेट ग्रुप थे ये। एज बेनिफिटेड ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सिडी गो टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये ज़्यादा किसको जाना चाहिए, एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जाना चाहिए, जो संपन्न किसान हैं, जो काफ़ी पैसे वाले, उन्हीं के लिए सब्सिडी ज़्यादा बेटर है, हर लोग के लिए सब्सिडी ये सही नहीं है। तो देयरफॉर देयर इज नो केस ऑफ कंटिन्यू विद सब्सिडीज एज इट डज नॉट बेनिफिटेड द टारगेट ग्रुप, ये टारगेट ग्रुप बेनिफिटेड नहीं हो गया। एंड इट इज़ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, ये गवर्नमेंट फाइनेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था। ये चीज़ मेन का था कि इसको आप बंद कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस क्वेश्चन अब क्या क्रिटिकल अप्रेजल एग्रीकल्चर, क्या क्या हम उसकी आलोचना कर सकते हैं कि 1950-1990 के बीच में क्या क्या था कि क्रिटिकल अप्रेजल मतलब उसकी आलोचना करना, उसके अगेंस्ट हम क्या उसका अप्रेज किए थे। पहला क्या था कि इंडियन इकोनॉमी इनहेरिटेड स्टैग्नेंट बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, सो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अंडरटुक वेरियस मेजर इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहला क्या, द लैंड रिफॉर्म, एक ये था। लैंड रिफॉर्म मेजर ग्रीन रिवोल्यूशन वर अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द
इंडियन गवर्नमेंट इट इन्हांसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट मिला, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उनकी प्रोडक्टिविटी में। 1950 से 1990 के बीच में क्या हो गया था, देर हैड बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बहुत तेज़ी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ी। एज रिजल्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे था, इंडिया बिकेम द सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, फूड प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड ये एबॉलिशन खत्म हो चुका, मतलब कि रद्द कर दिया गया था जमींदारी सिस्टम को। द प्रपोर्शन जीडीपी बिटवीन 1950 से 1990 तक कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। उसके बाद क्या है कि जो जीडीपी था जो एग्रीकल्चर का, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 से 1990 तक क्या था, कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट प्रपोर्शन डिपेंडिंग ऑन इट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका जो रोल था वो धीरे थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में था। सिग्निफिकेंटली क्या था, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन पूरी तरह इस पर डिपेंडेंट नहीं थी। अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, जबकि क्या था कि 65% हमारे देश की पॉपुलेशन किस पर एम्प्लॉयड थी, काम करती थी इस पर, एग्रीकल्चर, इवन टिल 90 तक, 1990 तक। एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रीन विथ मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर। यही कह रहा है कि ग्रीन एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव अ ग्रोन विथ मच लेस पीपल वर्किंग इन द सेक्टर, ठीक है। उसके बावजूद क्या है, काफ़ी ये एग्रीकल्चर को बढ़ा हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग नहीं जाना चाहते थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या, उसके बाद क्या है, लास्ट हमारा पढ़ लेते हैं इसमें कि बट द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब टू एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वॉर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट फेल्यूर ऑफ पॉलिसी ड्यूरिंग 1950। यही कह रहा है कि ज़्यादातर लोग, जैसे कि 55% लोग, 65% लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में थे, तो और सेक्टर में लोग जाते थे उतना नहीं जा पाते थे, तो उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट लोगों का ज़्यादा था, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो इससे क्या हो गया कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में लोग कि अदर सेक्टर में ध्यान ही नहीं दे पाए, लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही रह गए, ठीक है। तो अदर सेक्टर क्या हो गया कि अदर सेक्टर डाउन होने लगा, जिससे हमारे जीडीपी में क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया था, लोग सोचे कि लोगों के पास खेत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ये हमारा काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इतने टॉपिक का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।